हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका हवाला सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है कि प्रत्येक आदमी जो एज ऑफ मेजोरिटी का हो, साउंड माइंड हो और डिस्क्वालीफाइड नहीं हो भारतीय कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो तीन चीज़ें निकलकर सामने आती हैं सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो पार्टी की कॉम्पिटेंसी दर्शाती है। पहला, पार्टी जो है पर्सन जो है एज ऑफ मेजोरिटी का होना चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए, इडियोटिक नहीं हो। और तीसरा, डिस्क्वालीफाइड नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी भारतीय कानून के तहत जिसका वो सब्जेक्ट है। तो एज ऑफ मेजोरिटी में हम देखते हैं कि जनरली जो है भारत में जो है एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स के तहत आता है। प्रत्येक आदमी जो 18 ईयर्स का हो या उससे ऊपर हो वो एज ऑफ मेजोरिटी के तहत आता है। और 18 ईयर्स के नीचे को जो है वो एज ऑफ माइनॉरिटी हो गया और उसे माइनर बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में ये है कि अगर गार्जियन अपॉइंट हुआ है किसी पर्सन का कोर्ट के थ्रू, तो पर्सन की एज ऑफ मेजोरिटी 21 ईयर्स होती है। 20 ईयर्स के ऊपर या 21 ईयर्स का हो तो एज ऑफ मेजोरिटी है और अदरवाइज वो माइनॉरिटी है। तो ये इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स की होती है। तो पार्टी की कॉम्पिटेंसी जो है अगर 18 ईयर्स का हो तो पर्सन कॉन्टेक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। लेकिन उसके लिए साउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये भी होना जरूरी है। एक सेक्शन 11 में ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ एज ऑफ मेजोरिटी का है और एज ऑफ माइनॉरिटी का पर्सन जो है, अगर 18 ईयर्स से कम का व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। तो हम ये चीज़ें कोर्ट के सामने जब आई तो ये मामले जब कोर्ट के सामने आए तो डिसाइड हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर्स के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबनेसियो होता है। एबनेसियो वर्ड जो होता है उसका मतलब द वेरी बिगनिंग, मतलब शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। वो बाद में वॉइड नहीं हुआ है, शुरू से ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता था अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये सबसे पहले ये मामला जो है वो सामने मोहरी विवि धर्मघोष जो है लैंडमार्क जजमेंट है माइनर्स पे एग्रीमेंट पे, उसमें एक तथ्य सामने आया कोर्ट के सामने और उसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। उसमें फैक्ट्स ये था कि ए जो है माइनर वो अपना एज को छुपाते हुए मॉर्गेज करता है अपने प्रॉपर्टी को मनी लेंडर बी। अब जो है उसके लिए जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसमें एडवांस मनी जो है 10,500 वो माइनर को दे दिया जाता है पहले। तो ये एडवांस करते समय अटॉर्नी मनी लेंडर का जो अटॉर्नी है उसको इन्फॉर्म हो जाता है कि वो इन्फेंट है ए जो मॉर्गेज कर रहा है। सब्सिक्वेंटली जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए जो है माइनर वो एक्शंस करता है, लेकर आता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने के लिए कि जब ये मॉर्गेज हुआ था तब वो माइनर था और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसको ये रिलीफ ग्रांट किया जाना था, वो इंटाइटल था एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए। मनी लेंडर जो है उसकी रिलीफ उसका प्रेयर ये था, उसमें उसने ये कहा कि ये रिलीफ जो है माइनर को ग्रांट करते समय इस कंडीशन पे ग्रांट किया जाए कि उसने जो 10,500 एडवांस लिया है पैसे जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो उसको रिपे किया जाए। इसके लिए उसने सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाला दिया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई कैंसिल करता हो, इसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हो तो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो बेनिफिट उसने सिक्योर की है वो उस दूसरी पार्टी को रिपे किया जाए। इस पर प्रिवी काउंसिल ने ये कहा
कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं। ये जो रिलीफ है जो मांगा जा रहा है कि रिपे करने का, ये केवल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होता है। इस केस में लागू नहीं होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था। तो माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है शुरू से ही वॉइड होता है, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी चीज इस पे लागू नहीं होता है। सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? उसमें ये कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच होता है दोनों पार्टी के बीच में, अगर वो वॉइड हो जाता है किसी भी कारण से, तो जो भी बेनिफिट सिक्योर हुआ है वो दूसरी पार्टी को देना होता है। लेकिन ये इस पे लागू नहीं होता क्योंकि यह शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता हो, वो चीज़ें इस पे लागू नहीं होती हैं। तो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो शुरू से कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता था क्योंकि पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं थी। माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से नहीं है, तो वॉइड होने से वेरी द बिगनिंग ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए चीज़ें इस पे अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो है मनी लेंडर के द्वारा इसमें सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट कैंसिल की जाती है तो जस्टिस के तहत जो भी कंपनसेशन दूसरी पार्टी को बनता है वो उसको दिया जाए। तो इसमें प्रिवी काउंसिल के द्वारा ये कहा गया कि अगर दूसरी पार्टी को पहले ही से नॉलेज हो उसकी इन्फेंसी के बारे में, जो कि इस केस में था, कॉन्टेक्ट होने के पहले उसको इन्फेंसी के बारे में अटॉर्नी को जानकारी हो गई थी, तो ये चीज़ें इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि उसको पहले ही से नॉलेज था इसमें इन्फेंसी के बारे में। तो ये चीज़ें भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए माइनर जो है वो लायबल नहीं है लौटाने के लिए पैसे। ये चीज़ें इसमें डिसाइड की गई मोरी बीवी बनाम धर्मोलघोष 1903 प्रिवी काउंसिल के द्वारा। उसके बाद एक और लैंडमार्क जजमेंट आता है खानगुल वर्सेस लाखा सिंह का 1928 लाहौर हाई। इसमें हाई कोर्ट ने ये बताया कि माइनर जो है अपने ही किए गए फ्रॉड के लिए जो बेनिफिट सिक्योर करता है वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता और उसके लौटाने के लिए वो लायबल है। लेकिन इसके बाद 1937 में एक और जजमेंट आया अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल का इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसमें ये कहा गया कि कोर्ट जो है वो बाइंड नहीं कर सकती है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के नाम पे। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है कि अगर कोई बेनिफिट अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कराते हैं और बेनिफिट सिक्योर करता है तो उसको वो रीपे करना पड़ेगा। तो इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो रेस्टिट्यूशन के नाम पे इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रेस्टिट्यूशन के नाम पे वॉट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कोर्ट नहीं करा सकती, इसलिए माइनर जो है वो लायबल नहीं है रीपे करने के लिए जो भी बेनिफिट है। तो ये चीज़ें डिफाइन की गई कि माइनर की लायबिलिटी क्या है। इफेक्ट क्या हुआ माइनस एग्रीमेंट का इसमें? तो इफेक्ट जो है अगर माइनर एग्रीमेंट करता है या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका इफेक्ट, पहला इफेक्ट ये है कि स्टॉपेज जो है वो माइनर के अगेंस्ट में लागू नहीं होता है। अगर माइनर ने अपनी एज को छुपाते हुए काउंसिल करते हुए एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट किया दूसरी पार्टी के तहत, तो बाद में अगर एग्रीमेंट कैंसिल होता है कराने के लिए एक्शन लाया जाता है तो माइनर को स्टॉप नहीं किया जा सकता इससे डिफेंस लेने के लिए कि वो माइनर है। दूसरी चीज़, दूसरा इफेक्ट क्या है कि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें माइनर है, तो माइनर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो। तीसरी चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि बेनिफिट अगर सिक्योर करता है कोई भी माइनर जो है ऑप्टेन करता है सेल्स है गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत में बेनिफिट के रूप में उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो बेनिफिट जो है वो उसको रिपे करना पड़ेगा अगर वो गुड्स उसके पोजेशन में हो, उसको बोलते हैं इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसमें वो जजमेंट जो है हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोरी भी धर्मोघोष में कहा गया कि अगर पार्टी को खुद का नॉलेज है इन्फेंसी के बारे में तो ये चीज़ है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन उस पर अप्लाई नहीं होता और माइनर उसको रिपे के लिए लायबल नहीं है। अयोध्या प्रसाद में कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के नाम पे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो माइनर उसके लिए रिपेमेंट के लिए लायबल नहीं है। अगली बार
किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।